Hello guys, welcome to UPSC Unattempted. We all know 2025 mains result is out and this was my first mains and I could not make it this year. But मेरे फर्स्ट मेंस में मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे जो मैंने मेंस के स्ट्रेटजी बनाते टाइम बिल्कुल भी नहीं सोचा था and I am pretty sure most of the aspirants ignore it as well. So in this video, in addition to my mains experience, I will be sharing those unique experiences as well. एंड एनोनिमस होने का एक एडवांटेज भी है गाइस कि मुझे आपके साथ ऑनेस्ट एंड अनफिल्टर्ड होने के लिए बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग अबाउट माई मेंस 2025 एक्सपीरियंस, बट टू अंडरस्टैंड दैट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड माई जर्नी बिटवीन प्रीलिम्स 2024 and prelims 2025, how I planned for mains 2025, how it actually went, my learnings from 2025 mains, and what's next I am going to do to improve upon those learnings. So let's start. तो ये मेरा पहला मेंस था एंड आइडियली मुझे मेंस के लिए प्रीलिम्स क्लियर करने से पहले ही रेडी रहना चाहिए था एंड ये बात मुझे पता भी थी, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर यूपीएससी मेंस एट ऑल. सो द क्वेश्चन इज वाई एंड द आंसर लाइज इन माई एक्सपीरियंस आफ्टर 2024 प्रीलिम्स. तो देखो, बेसिकली हुआ ये था कि मैंने अपनी प्रिपरेशन अराउंड 2022 एंड में शुरू करी थी एंड मैंने अपना पहला सीरियस अटेम्प्ट जून 2024 में दिया था, विच वॉज अराउंड 1.4 ईयर आफ्टर. एंड इस अटेम्प्ट में मेरे सिर्फ आए थे 60 मार्क्स. तो इन दोनों रीजन्स की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी लो था. एंड 2022 में प्रिपरेशन में आने से पहले मैंने 2 साल जॉब भी करी थी ताकि मैं इतना सेविंग कर लूँ कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में जब आऊँ तो अपने प्रिपरेशन को फाइनेंशियली सस्टेन कर पाऊँ. बट जून 2024 तक मेरी सेविंग्स का अराउंड 50 to 60% ख़त्म हो चुका था. सो बिकॉज ऑफ द लो कॉन्फिडेंस एंड लो सेविंग मुझे एक बैकअप ऑप्शन ढूंढना उस टाइम पे लॉजिकल लगा. एंड आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, सो आई न्यू इट वोंट बी easy for my family to sustain my preparation. एंड उस साल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम था वो ओरिजिनली शेड्यूल था नवंबर के लिए, बट वो शिफ्ट होकर के दिसंबर में चला गया था. सो आई डिसाइडेड टू गिव इट. बट अभी मेरा मेन गोल यूपीएससी था एंड इस टाइम पे मैं कुछ सीनियर्स को जानता था जिन्होंने ये एग्ज़ाम पहले दिया था, तो मेरे लिए इस एग्ज़ाम के लिए अडेप्ट करना थोड़ा इजी हो गया. ये मेरे 2024 अटेम्प्ट की मार्कशीट है. तो देखो, बेसिकली जून 2024 के बाद मेरी क्या जर्नी रही कि मैंने जून 2024 में प्रीलिम्स दिया, उसके 2-3 महीने बाद तक कोई अच्छी सी पढ़ाई हो नहीं पाई बिकॉज मेरा प्रीलिम्स में हुआ नहीं था एंड काफ़ी लो स्कोर था, तो मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन था. फिर मैंने अराउंड मिड सितंबर बीपीएससी के लिए प्रिपेयर करने का डिसाइड किया. तो इसके बाद मैंने बीपीएससी के लिए प्रिपेयर किया. 13 दिसंबर को मैंने ये पेपर दे दिया. अराउंड 1 महीने बाद बीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड आई क्लियर्ड इट. उसके बाद फिर मैं बीपीएससी के मेंस के प्रिपरेशन में लग गया, जो कि अराउंड मार्च एंड अप्रैल तक चला एंड 25 अप्रैल टू 30 अप्रैल इसका मेंस हो गया. जब 30 अप्रैल को मेरा मेंस ख़त्म हुआ तो मेरे पास अराउंड 25 डेज थे प्री 2025 के लिए. तो मैंने इसके बीच में इसके लिए पढ़ाई करी एंड देन आई गेव
यूपीएससी प्रीलिम्स ऑन 25 ऑफ मे। तो इस वजह से मुझे यूपीएससी मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए इस पूरी जर्नी में टाइम ही नहीं मिल पाया। हाँ, लेकिन बीपीएससी मेंस लिखने की वजह से मेरी आंसर राइटिंग की स्पीड ज़रूर थोड़ी अच्छी हो गई थी। So this was the situation when I cleared prelims. Now I will tell you how I planned for mains 2025. So after giving prelims, I matched the answer key the very next day, and I from different answer keys I was getting around 109, and seeing the score I was confident that I might clear this time. एंड इस बार मैंने अपना प्रीलिम्स का सेंटर होम टाउन ही डाला था। वैसे मैंने अपनी सारी प्रिपरेशन दिल्ली से करी है। तो मैं अगले ही दिन मेंस की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली के लिए निकल गया। 28 मई को मैं दिल्ली पहुंचा, एंड यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च की कि कौन सा मेंस का कोर्स अच्छा होगा या फिर कैसे मुझे मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ 2-3 दिन एक्सप्लोर करने के बाद मैंने फिर 1 जून को एक कोर्स मेंस स्पेसिफिक कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया। तो बेसिकली मेरा अभी क्या था कि मुझे जीएस, एसए एंड ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी थी, बट इन सब के लिए मेरे पास अपने खुद के नोट्स तो थे जो मैंने कोचिंग के टाइम पे हैंड रिटन नोट्स बनाए थे वो, बट मेंस स्पेसिफिक नोट्स नहीं थे मेरे पास। तो मैंने जिस कोर्स को ज्वाइन किया था वहाँ मुझे वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले थे GS1, GS2, GS3, GS4 एंड एसए के। सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो मैं खुद से प्रिपेयर करने वाला था, एंड वीडियो लेक्चर के साथ उन्होंने मुझे नोट्स दिए जो काफ़ी ब्रीफ एंड कॉम्प्रहेंसिव नोट्स थे एमएस से। हालांकि मैं कम्प्लीटली उसको पढ़ नहीं पाया, एंड मेरा प्लान क्या था कि मैं वीडियो लेक्चर देखूंगा, इसके नोट्स पढ़ूंगा, एंड देन इनको कंबाइन करके फिर मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा जिनको मैं अपने मेन नोट्स के साथ इंटीग्रेट कर लूँगा। फिर उन्होंने मुझे वैल्यू एडिशन मटेरियल्स भी दिए, साथ में उनके फ्लैश सेशन चलते थे जिनमें वो कुछ पीआईक्यू के आंसर राइटिंग करवाते थे रियल टाइम बैठ के, एंड इसके अलावा वो कंपाइलेशन फॉर करंट अफेयर्स भी दे रहे थे मेंस स्पेसिफिक। बेसिकली आपको कहीं और से नहीं पढ़ना है, उनके पीडीएफ पढ़ लो तो दैट वुड बी मोर देन इनफ। एंड इन सारी चीज़ें करने का टारगेट जो था उन्होंने रखा था, जो जिस कोर्स को मैंने ज्वाइन किया था, कि 5 अगस्त तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, एंड 22 अगस्त तक रिवीजन चलेगा, एंड देन आप मेंस दीजिए। तो अब देखो, जो टेस्ट जो थे वो जहाँ से मैंने फाउंडेशन कोर्स किया था अपने जीएस का, उनकी पॉलिसी है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो तो आपको मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री देते हैं जीएस का। तो मुझे 8 एफएलटी यहाँ से मिलने वाले थे अपने फाउंडेशन कोर्स से, एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बने हुए थे जो कि काफ़ी ठीक है, आई मस्ट से कि कंप्रेहेंसिव है, बट मुझे उसमें वैल्यू एडिशन करना था टॉपर्स नोट से एंड उस साल के करंट अफेयर्स एंड डेटा से। एंड साथ में मैंने प्लान किया था कि इनके मैं ना शॉर्ट नोट्स बना लूँगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आराम से रिवाइज कर पाऊँ। इसके अलावा मैंने 5 साल का पीआईक्यू करने का सोचा था। हालांकि मैंने कुछ साल के पीआईक्यू पहले किए थे, बट स्टिल एग्ज़ाम से पहले मैंने इनको वापस करने का सोचा था। एंड इसके अलावा जहाँ से मैंने जीएस का फाउंडेशन किया था वहीं से मैंने सोशियोलॉजी का भी फाउंडेशन किया था, और इसके साथ ही मुझे 8 एफएलटी फ्री मिल रहे थे। सो दिस वाज माय प्लान टू प्रिपेयर फॉर मेंस। नाउ लेट्स सी हाउ इट एक्चुअली वेंट। तो देखो, नॉर्मल प्रिपरेशन चला मेरा अराउंड 10 जून तक,
आर्ट एंड कल्चर चल रहा था, जिस मेंस कोर्स को मैंने ज्वाइन किया था वहाँ क्लासेस हो चुकी थी एंड मैं नोट्स रिवाइज कर रहा था आर्ट एंड कल्चर के। प्रीलिम्स का रिजल्ट आया 11 जून को, मेरा उसमें हो गया। तो 12 जून को मैंने यार एक कूलर लेके आया, मेरे कमरे में कूलर नहीं था, तो आई थॉट कि कूलर होगा तो प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। तो मैं 12 जून को कूलर लेके आया एंड 12 जून को रात को मैं कूलर ऑन करके सोया रात में। एंड जब मैं नेक्स्ट डे उठता हूँ तो मुझे थोड़ा फीवर एंड कोल्ड था। मे बी कूलर का हवा शायद मुझे सेट नहीं हुआ, बट एनीवेज तो शुरुआत ऐसे हुआ कि उस दिन मुझे फीवर हुआ। 2-3 दिन तो मुझे लगा कि नॉर्मल फीवर एंड कोल्ड होगा, तो दवाई खाई मैंने एंड घर पे ही पढ़ाई करता रहा। बट जब 2-3 दिन बाद वो ठीक नहीं हुआ और फीवर बढ़ने लगा तो मैं फिर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने फिर टाइफाइड का टेस्ट किया। तो उस टाइम पे वो जो टेस्ट था वो नेगेटिव आया। तो और उन्होंने कुछ मेडिकेशन दी, तो मैंने उस मेडिकेशन को 2-3 दिन और खाया, बट मेरी तबीयत सुधर नहीं रही थी। बुखार आ रहा था फिर जा रहा था। जब मैं दवाई खाता था तो बुखार उतरता था एंड अदरवाइज फिर से हाई फीवर हो जाता था मुझे। तो फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, किसी और डॉक्टर के पास। मैंने फिर दोबारा टाइफाइड का टेस्ट कराया तो टाइफाइड पॉजिटिव आया मेरा। तो अराउंड 10 दिन बाद मुझे पता चलता है कि मुझे टाइफाइड है। एंड इस बीच मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो थोड़ी बहुत ही पढ़ाई हो पाई थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं टाइफाइड की ट्रीटमेंट दिल्ली में ही कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि जैसे ही मैं जल्दी से ठीक हूँ मैं वापस फुल फ्लेज अपने प्रिपरेशन में लग जाऊँ। बट क्योंकि दिल्ली में मुझे सारी चीज़ें खुद से मैनेज करनी पड़ रही थी, रिकवरी ज़्यादा तेज़ी से हो नहीं पा रही थी। एंड देन मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि तुम घर चले जाओ। सो देन आई वेंट होम। बट टाइफाइड में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है एंड जिस दिन भी मैं थोड़ा पढ़ने के लिए पुश कर रहा था मेरी तबीयत और डिटेरियोरेट हो रही थी। तो घर पे भी ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई वैसे हो नहीं पाई। देन ऐसे ही अराउंड ये 1-1.5 महीने चला। ऐसे टाइफाइड तो मुझे 20 दिन के अराउंड ठीक हो गया था, बट इसके जो वीकनेस होता है एंड इसके सिम्टम्स रिकवर करने में अराउंड 1.5 महीने लग गए। और ये टाइफाइड जो था मुझे पहली बार हुआ था, तो मे बी इसलिए शायद ज़्यादा टाइम लगा। बट एनीवेज मैं घर से वापस आता हूँ 23 जुलाई को दिल्ली। अब आगे मेरे पास ऑलमोस्ट 1 महीना था एंड देयर वाज लॉट टू डू। कोई चीज़ अच्छे से कंप्लीट नहीं हुई थी एक्सेप्ट फ्यू पोर्शन जो मैंने बीपीएससी मेंस के टाइम पे ही पढ़ी थी। तो अब मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं अपने खुद के नोट्स पढ़ूँगा एंड देन जो मुझे मेंस कोर्स के साथ जो वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल रहा है उसको मैं इसके साथ इंटीग्रेट कर लूँगा, ताकि एक डिसेंट सा आंसर मैं लिख पाऊँ। तो इसके बाद मैंने यही किया, मैंने अपने खुद के नोट्स पढ़े, कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़े मैंने जो मुझे मेंस कोर्स के साथ मिला था। एंड इस बीच मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, ना जीएस के लिए ना ऑप्शनल के लिए। एंड मैं कोई ज़्यादा टेस्ट भी नहीं दे पाया। जीएस 1 का मैं सिर्फ एक टेस्ट दे पाया, जीएस 4 का एक टेस्ट दे पाया एंड ऐसे के मैंने दो टेस्ट लिखे। एंड इसके अलावा जो फ्लैश सेशन प्लान थे उसमें मैंने 1-2 ही अटेंड कर पाया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ था, तो इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया। ना मेरे पास ज़्यादा टाइम मिल पाया मुझे करंट अफेयर रिवाइज़ करने के लिए, ना ही कुछ नया पढ़ने के लिए। अब इस कंडीशन के साथ मैं 22 अगस्त को मेंस लिखने के लिए गया, जिसमें पहला पेपर एसे था। अब देखो एसे का मुझे ठीक ठाक आइडिया था, क्योंकि मैंने बीपीएससी मेंस के टाइम पे पढ़ा था, और बीपीएससी मेंस में 3 ऐसे लिखने होते हैं, यहाँ पे 2 लिखने होते हैं, बस थोड़ा वर्ड्स का डिफरेंस होता है। बट एनीवेज ऐसे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट
थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में इशू हुआ मुझे। पहले ऐसे मैं ब्रेनस्टॉर्म कर पाया था, दूसरे ऐसे के लिए मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम नहीं मिला। देन फिर 23 अगस्त को GS1 का पहला पेपर हुआ। इसमें मेरा 1 क्वेश्चन छूटा। देन GS2 के पेपर में भी मेरा 1 क्वेश्चन छूटा। बट जब मैं GS2 का पेपर दे के बाहर आया तो देखो क्या था कि मेरा जो सेंटर था वो UPSC भवन में था, और UPSC भवन में बैग रखने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था UPSC की तरफ से। तो जो बाहर वेंडर होते हैं फुटपाथ पे जो खाना खिलाते हैं, उन्होंने ही थोड़े पैसे लेकर के बैग देखने के लिए फुटपाथ पे ही रख दिया। अब सारे बच्चों ने बैग वहाँ रखा, एग्ज़ाम देने चले गए। बट क्या हुआ कि GS2 के पेपर के बीच में बारिश हुई, और उस बारिश में बहुत सारे बच्चों के बैग भीग गए, जिसमें मेरा ही बैग था। हालांकि उन्होंने तिरपाल लगाया था, बट डोंट नो हाउ मोस्ट ऑफ द बैग भीग गए थे, और काफ़ी अच्छा भीगा था। मतलब इतना भीगा कि मेरा टैबलेट डेड हो गया, मेरा फ़ोन भी ख़त्म हो गया। तो बेसिकली GS2 के बाद ना मेरे पास मेरा टैबलेट था, ना मेरे पास मेरा फ़ोन था, और मैंने अपने सारे नोट्स जो थे डिजिटल बना रखे थे अपने आईपैड में। तो GS2 के बाद बोल सकते हो मैंने अपने नोट्स खो दिए, और मेरे पास कोई दूसरी एप्पल डिवाइस थी भी नहीं कि मैं उसमें अपना एप्पल अकाउंट डाल के अपने नोट्स रिकवर कर सकूं। बट इन चीज़ों के लिए ज़्यादा सोचने के लिए टाइम भी नहीं था, क्योंकि बैक टू बैक GS के पेपर्स थे। तो फिर मैं घर आया, अपने हैंड रिटन नोट्स तो मैंने खो ही दिए थे, एंड जो हाईलाइटेड PDF थे वो भी उसी में थे, तो वो भी नहीं था मेरे पास। बट जो कोचिंग का जो ऐप था उस पे जो नोट्स पड़े हुए थे, जो बेसिकली हाईलाइटेड नहीं थे, उनसे मैंने फिर आगे पढ़ाई करी। फिर मैंने GS3 का पेपर दिया, एंड GS4 का पेपर दिया 24 अगस्त को। GS3 में मेरा एक क्वेश्चन छूटा, एंड GS4 में मेरा एक केस स्टडी छूटा। एंड देन फिर 5 दिन का गैप मिलता है लैंग्वेज एंड ऑप्शनल पेपर से पहले। तो इन 5 दिनों में मैंने, तो इसमें एक चीज़ अच्छी थी, अच्छा ये था कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल का जो मेरे नोट्स थे वो हार्ड कॉपी में ही थे, तो उसमें मुझे पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। एंड इन 5 दिनों में मेरा मेन फोकस PYQ पे ही था, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए PYQ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ भी आया ये। एंड इसी 5 दिनों में मैंने अपना फ़ोन रिपेयर कराया, हालांकि उसमें काफ़ी पैसे लगे, एंड जो टैब था वो रिपेयर हो ही नहीं पाया, इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था। एनीवेज, फिर 30 अगस्त को लैंग्वेज का पेपर हुआ, एंड हिंदी एंड इंग्लिश में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरी हिंदी एंड इंग्लिश ठीक ठाक फ्लुएंट है, एंड मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। एंड आई डोंट थिंक किसी को भी जो उनका लैंग्वेज पेपर्स अगर उसमें वो ठीक ठाक बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगी क्वालिफाई करने में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ओनली 25% मार्क्स आई गेस यू हैव टू स्कोर। देन उसके बाद फिर 31 अगस्त को मेरा ऑप्शनल का पेपर था। तो सोशियोलॉजी पेपर 1 में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, रिपीटेड थीम्स ही दिखे। बट सोशियोलॉजी पेपर 2 जो था उसमें मुझे 2 इशू आया। एक तो थोड़े से क्वेश्चन मुझे कॉम्प्लेक्स लगे। सेकंड इशू ये था, जो मेरा पर्सनल इशू हुआ, मे बी बिकॉज ऑफ द टाइम, जो पेपर में खाली जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं जिनको हम लोग को स्ट्रक ऑफ करना होता है, उसको स्ट्रक करते टाइम मैंने गलती से 2 वैसे शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रक ऑफ कर दिए जिसको मुझे करना था, मतलब वो कंपल्सरी क्वेश्चन थे। बट स्टिल आई डिड दैट क्वेश्चन, बट आई डोंट नो वेदर
I got marks in them or not, because on top of that question I wrote that it has been struck by mistake, please check it. But I can not say whether it was checked or not. Let's wait for the mark sheet. Maybe after seeing the marks we can make a guess. So this was my experience how my 2025 mains went. So now let's discuss what are my learnings from this mains. So the first learning is, don't rely on gap between prelims and mains for mains preparation. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने पहले से मेंस प्रिपेयर किया होता और मुझे प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में टाइफाइड हुआ होता तो शायद मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती, मैं वापस से 1 महीने में रिवाइज करके अच्छा अटेम्प्ट दे सकता था। बट क्योंकि मेरा मेंस रेडी नहीं था, टाइफाइड ने मेरे अटेम्प्ट को काफ़ी इम्पैक्ट किया। माई सेकेंड लर्निंग इज, बी रेडी विथ शॉर्ट नोट्स एंड PYQ बिफोर क्लियरिंग प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स क्लियर करने से पहले ही अपने शॉर्ट नोट्स बना लो एंड PYQ का आंसर राइटिंग एनालिसिस करके ख़त्म कर दो, ताकि जब आप प्रीलिम्स क्लियर करो तो बीच में सिर्फ आपको रिवाइज करना हो एंड टेस्ट लिखना हो। माई थर्ड लर्निंग, which was actually a realization that only long term memory works in paper। आपको वही चीज़ें याद आती हैं पेपर के टाइम पे जो आपने काफ़ी टाइम रिवाइज किया है, काफ़ी उसको लिखा है, काफ़ी उसको एनालिसिस किया है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि आपने कोई चीज़ 2 दिन पहले पढ़ी है और वहाँ पे पेपर के टाइम पे आपको याद आएंगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात, अगर आपने उसको याद करने के लिए थोड़ा टाइम लिया, सोचा, तो आपके दूसरे क्वेश्चन फिर छूटेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता है। आपके पास 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट होते हैं जिसमें आप सोचो, दिमाग में आंसर फ्रेम कर लो एंड देन फिर बाकी के टाइम में आप लिखो। अगर आपने ज़्यादा सोचा, 2 से 3 मिनट भी सोचा, तो आपका पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो हमेशा अपनी मेंस की प्रिपरेशन शुरू से ही करते आओ, ताकि मेंस तक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाए। माई फोर्थ लर्निंग इज, राइट सफिशिएंट FLTs। आपने देखा मेरे हर पेपर में, हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मेरे हर GS पेपर में एक क्वेश्चन छूटा, बट मेरा जो सोशियोलॉजी पेपर था उसमें वो कंप्लीट हुआ। मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंप्लीट किया है, बट मेरे GS में हर पेपर में एक क्वेश्चन छूटा है। तो देखो, अगर मैंने सफिशिएंट FLTs लिखी होती तो शायद वो इशू नहीं होता, मेरा पेपर कंप्लीट होता। और जो टाइम प्रेशर, मैंने वो जो स्ट्रक ऑफ करने वाली गलती की, जो कंपलसरी क्वेश्चन को मैंने स्ट्रक ऑफ किया, वो भी शायद नहीं होता। तो मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम से पहले सफिशिएंट FLT लिख के आएँ। मेरी फिफ्थ लर्निंग ये है कि इस प्रिपरेशन में अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉशियस रहना है आपको, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप कभी भी अपना 100% नहीं दे पाओगे। आपका रिजल्ट हो जाएगा, फिर भी आपका अटेम्प्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी कॉशियस रहो, उस पर अच्छे से ध्यान दो। माई सिक्स्थ लर्निंग इज़, कीप योर इलेक्ट्रॉनिक सेफ। कैसे? आप देखो, मोस्ट ऑफ जगहों पर एग्ज़ाम के टाइम पे वो लोग अरेंजमेंट नहीं करते हैं बैग रखने की, तो आप एटलीस्ट अपने साथ एक थिक प्लास्टिक बैग कैरी करो और उसमें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के बैग में रखो, ताकि अगर बारिश हो भी तो वो भीगे ना। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम से कम सेफ रहे, आपके जो बिलोंगिंग्स हैं वो सेफ रहें, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज, बी अवेयर अबाउट बैकअप्स। बाय दिस आई मीन, आपके जो भी नोट्स हैं, अगर आपने सॉफ्ट नोट्स बनाया है या फिर हार्ड कॉपी में नोट्स बनाए हैं, जैसे भी आपने नोट्स बनाए हो, आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रिपरेशन के टाइम या एग्ज़ाम के टाइम वो लूज़ ना हो किसी भी तरीके से। अगर आपने ऐप में बनाया तो ऐप की एक्सेसिबिलिटी आपकी होनी चाहिए उस टाइम पे। कुछ ऐसा ना हो कि वो ऐप आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो उस टाइम पे। तो आपको ये मेक श्योर करना है उसके पहले ही कि जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर नोट्स बना रहे हो, वो एक्सेसिबल हो एग्ज़ाम के टाइम पे। किसी भी तरीके से आप उसको लूज़ मत करना।
फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो जीएस के नोट्स थे वो मैंने खो दिए, जिसकी वजह से मुझे रिवीजन करने में थोड़ी तो दिक्कत आई। अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करके रखोगे तो शायद उस टाइम पे ये प्रॉब्लम ना आए। And also, if you want detailed video on my real experience inside classroom for GS, SC or optional papers, comment करके बता देना. I will make separate videos for them. So now, what's next I am going to do to improve upon my weaknesses and gaps? So my plan is I will be preparing for 2026 mains in the next 75 to 80 days. And what gaps I am going to fix in this period? So first of all, I will do content enrichment and a lot of revision. Second thing I would be going to do is make short notes from them, because short notes are very important. Because आपको पेपर से पहले 2 घंटे 4 घंटे मिलते हैं पेपर के टाइम पे, और रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पे रिवाइज करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होना मस्ट है। अगर आपके पास नहीं होंगे आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, और फिर आप पेपर में वो जो कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स के साथ रेडी हो अपने मेन से पहले। द थर्ड थिंग इज़ कि मैं PIQ एनालिसिस अच्छे से कर लूँ एंड सफिशिएंट आंसर राइटिंग करूँ, ताकि मेरी आंसर राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाए एंड क्वेश्चंस फ्रेम करने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। द फोर्थ थिंग इज़ this time I will try to write as many FLTs I can, because I think they're really very important. And the fifth thing I am planning to do is writing few questions daily, so that I have an habit to write answers in different mindset. So these are my plans for the next 2026 mains attempt. Also, I will be regularly updating on YouTube of my plans and schedules and how I'm going to do all those things, so that we can go for shared learning, and it will be helpful for me also to achieve consistency through accountability. So I will share details about the sources and schedules I will follow to fix these gaps in the future videos once I am ready with it. Till then, keep studying hard, guys. Thank you, and see you in the next video.